हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और जिसमें हम यहां पर डिस्कस करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस टर्म 2 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें वो भी जाके देख लें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है कि इफ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन हीट प्रोड्यूस्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में जो करंट पास कर रही है उस करंट को डबल कर दिया जाए, उसकी वैल्यू डबल कर दी जाए, तो उस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसमें क्या चेंज आ जाएगा। देखो सिंपली आपके पास जो हीट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आर और टी की बात नहीं कर रहा है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिंपली क्या हो जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर I की वैल्यू डबल कर दें, मींस I की वैल्यू क्या है 2I कर दिया मैंने यहां पे, तो क्या हो जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2I का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली ये क्या आ जाएगा, मान लो कि ये H डैश है। H डैश तब हमने लिया जब I की वैल्यू क्या रख दिया मैंने 2I रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा H डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4I स्क्वायर। और ये I स्क्वायर क्या है, H की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे लिख सकता हूं H डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ H। तो स्टूडेंट यहां पे क्या हो रहा है कि जब करंट को डबल कर दिया जा रहा है तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हीट में चेंज क्या आ रहा है, हीट पहले का कितना हो जा रहा है 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर हम करंट की वैल्यू डबल कर दिए तो जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द करंट के। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 200 ओम, एट व्हाट रेट विल हीट बी प्रोड्यूस्ड इन इट व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। कह रहा है कि एक हीटिंग कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम, तो हमसे पूछ रहा है कि किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी इस हीटिंग कॉइल में जब करंट 2.5 एम्पियर फ्लो करे इस हीटिंग कॉइल से। ठीक है, फिर से समझना क्वेश्चन। कह रहा है कि एक हीटिंग कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है, अगर इस हीटिंग कॉइल में से 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो उस केस में हीट का रेट क्या होगा, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो किस रेट से प्रोड्यूस होगी। ध्यान देना है बच्चों, यहां पे केवल हीट की बात नहीं कर रहा है, हीट के रेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब रेट ऑफ हीट की बात कर रहे हो तो क्या करोगे, टाइम को इधर ले जाओगे, H अपॉन में T, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, H बाई टी की वैल्यू हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा H अपॉन में T मींस रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, करंट की वैल्यू अपने पास क्या है 2.5 एम्पियर और इसका स्क्वायर करना है, कर दिया। रेजिस्टेंस कितना हीटिंग कॉइल का बच्चों 200 ओम है, तो ये कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 200 और ये आ जाएगा आपका 1250 जूल। ठीक है, 1250 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस करेगी, सॉरी यहां पे पर सेकेंड होगा, जो हीट प्रोड्यूस करेगी उसका रेट क्या होगा 1250 जूल पर सेकेंड हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहा है व्हाट इज द डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्राइड क्या होता है। बच्चों ट्राइड्स का मतलब, डोबेराइनर सर ने क्या किया, ट्राइड्स बनाया, मींस
ट्राइड का मतलब क्या हुआ, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और वो तीन एलिमेंट्स में किसको रखा इन्होंने, उन एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया उन तीन के ग्रुप में जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में क्या थी, सिमिलर थी। ठीक है, पहली बात की तीन एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया उसी को डोबेराइनर सर ने बोला ट्राइड्स, और उस ग्रुप में किन एलिमेंट्स को इन्होंने रखा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, आपस में सिमिलर थी। दूसरी बात यह कि इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। मैंने इनके ट्राइड्स का एक एग्जांपल ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ट्राइड फॉर्म कर रहा है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा ना, वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। ध्यान से सुनना कि दो बातें इन्होंने करी डोबेराइनर सर ने अपने लॉ ऑफ ट्राइड्स में। एक तो इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसको क्या बोला इन्होंने, ट्राइड्स, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के फॉर्म में रखा। एलिमेंट्स जो थे, मान लो कि एक मैंने ट्राइड का यहां पे ग्रुप लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इन्होंने एक बात और कही स्टूडेंट्स कि जो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होगा, अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। मतलब लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का मैं अर्थमेटिक मीन ले लूं तो उसका अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होगा, सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पे लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सोडियम मिड वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो 7 + 39 अर्थमेटिक मीन लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा, 39 + 7 46 अपॉन में 2, और ये कितना आ रहा है बच्चों, 23 आ रहा है। तो 23 आ रहा है और 23 ही क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास है ना। तो पहले और तीसरे का जो अर्थमेटिक मीन होगा एटॉमिक मासेस का, वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, ये था डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब तीन तीन एलिमेंट्स का जो इन्होंने ग्रुप फॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको रटा होगा, C6H6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अच्छा, अगर बात करें C6H10 की, कार्बन का नंबर कितना है बच्चों, 6 है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आता है बच्चों, हेक्स आता है, हेक्स आता है। और इसके अलावा अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन 6 रखा तो ये यहां पे कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 12 + 2, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि एल्केन का तो ये नहीं है। बात कर लेते हैं किसकी, CnH2n। एल्कीन का भी नहीं होगा क्योंकि 6 2 12 आ रहा है, एल्काइन का है ये -2। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 और 12 - 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो ये किसका हो जाएगा, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, YNE। तो ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों, हेक्साइन का। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हेक्साइन का। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो 6 2 12 आ रहा है, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और किस में जाएगा, ये एल्कीन में जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, हेक्सीन का, HEXENE। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो दोनों सेम लिख दिया, इसको क्या करो 14 कर लो। ठीक है, अब ये किसका हो जाएगा बच्चों, 6 2 12 और 12 + 2 करेंगे तो किसका हो जाएगा, एल्केन में चला जाएगा तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्सेन का, ये हेक्सीन का, और ये वाला हेक्साइन का, और ये वाला किसका है, बेंजीन का। जो बेंजीन का पूछा था वो कितना हो जाएगा, C6H6। अच्छा, अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहते हैं। ठीक है,